सिद्धार्थ ने जैसे ही उस हवेली के कमरे के अंदर कदम रखा, वो चमत्कारिक ढंग से एक जंगल में पहुंच गया। सिद्धार्थ को समझ नहीं आया कि वो अचानक हवेली के अंदर से जंगल में कैसे पहुंच गया। सिद्धार्थ ने देखा कि जिस दरवाजे से वो उस जंगल के अंदर आया था, वो दरवाजा अब उसके पीछे नहीं था। अब सिद्धार्थ को भी नहीं पता था कि वहां से बाहर जाने का रास्ता क्या था। सिद्धार्थ आसपास देखने लगा कि वो आखिर कहां पर आ गया था। सिद्धार्थ वहां पर कुछ कदम आगे बढ़ा और उसे जमीन पर शेर के पैरों के निशान दिखे। सिद्धार्थ एकदम से सतर्क हो गया। उसने नीचे झुककर देखा और उसे एहसास हुआ कि शेर के पग मार्क एकदम ही ताजा थे। सिद्धार्थ ने मन में सोचा, ये शेर के पग मार्क एकदम ही ताजा है, इसका मतलब है कि शेर यहीं कहीं पर आसपास है। न जाने मैं किस मुसीबत में फंस गया। अब मैं यहां से बाहर निकलूं, वो भी किस तरह? बूढ़े बाबा, सुजान भैया और मोहन की तरह मैं भी लापता हो गया हूं शायद। अपने मन में यह ख्याल आते ही सिद्धार्थ को तुरंत ही यह एहसास हुआ, अगर मैं भी उन्हीं की तरह लापता हूं तो फिर हो सकता है कि वो तीनों भी यहीं पर इसी जंगल में हो। हाँ, मुझे उन्हें ढूंढना होगा, वो यहीं कहीं पर होंगे। यह सोचकर सिद्धार्थ जैसे ही मुड़ा, उसे शेर का बच्चा दिखा। सिद्धार्थ उसे देखकर एकदम ही सतर्क हो गया। उसे पता था कि यदि यह शावक वहां पर था तो फिर उसकी मां भी आसपास ही होगी, और शेरनियां अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए आक्रामक हो ही जाती है। ये बात भी सिद्धार्थ को पता थी, इसलिए सिद्धार्थ चिंतित हो गया। सिद्धार्थ ने अपनी सुरक्षा के लिए अपनी तलवार को कसकर थामे रखा। सिद्धार्थ एकदम ध्यान से, बिल्कुल आवाज न करते हुए उस शावक के विपरीत दिशा में अपने कदम धीरे धीरे पीछे रखने लगा। लेकिन तभी अचानक सिद्धार्थ के पीछे से ही शेरनी के दहाड़ने की जोर से आवाज आई। सिद्धार्थ के रोंगटे खड़े हो गए। सिद्धार्थ तुरंत ही कूदकर एक तरफ आ गया और उसने अपने पीछे देखा। वहां पर एक नहीं बल्कि दो शेरनियां खड़ी थी। सिद्धार्थ डर के मारे कांपने लगा। जिस हाथ में उसने तलवार पकड़ी थी वो भी कांपने लगा था। उस समय सिद्धार्थ की सभी सोचने समझने की ताकत चली गई थी। उसके सामने उसे सिर्फ अपनी मौत नजर आ रही थी। वो दोनों शेरनियां सिद्धार्थ की तरफ देखकर दहाड़ रही थी। उन दोनों शेरनियों की दहाड़ने की आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। सिद्धार्थ अपने कदम पीछे लेने लगा, लेकिन जैसे जैसे वो अपने कदम पीछे ले रहा था, वैसे वैसे दोनों शेरनियां उसके तरफ अपने कदम आगे बढ़ा रही थी। सिद्धार्थ ने अपनी तलवार उसके सामने घुमाकर उन्हें भगाने की नाकामयाब कोशिश की, लेकिन वो कोई आम जानवर नहीं बल्कि शेरनियां थी। वो ऐसी गीदड़ धमकी से नहीं डरने वाली थी। लेकिन सिद्धार्थ के पास और कोई चारा नहीं बचा था। जंगल में अपने छोटे से शावक के पास एक अनजान आदमी को देखकर शेरनियां पूरी तरह से अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए आक्रामक हो चुकी थी। अब वो दोनों शेरनियां सिद्धार्थ के एकदम सामने आ चुकी थी। सिद्धार्थ जानता था कि भागने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि उसकी गति उन शेरनियों के सामने कुछ भी नहीं थी। सिद्धार्थ मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगा। दोनों शेरनियां सिद्धार्थ के ऊपर आक्रमण करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गई थी। दोनों शेरनियों ने सिद्धार्थ के ऊपर छलांग लगाई। सिद्धार्थ डर के मारे नीचे गिर गया। दोनों शेरनियां उसके ऊपर गिरने ही वाली थी कि अचानक पीछे से कुछ अनजानी चीज आई और सिद्धार्थ को खींचकर पीछे ऊपर पेड़ के ऊपर बिठा दिया। कुछ पलों के लिए तो सिद्धार्थ को समझ में नहीं आया कि उसके साथ हुआ क्या था। वो जिंदा भी था या नहीं। उसे कुछ एक पल के बाद एहसास हुआ कि वो सही सलामत था और वो पेड़ की डाली पर बैठ चुका था। उसे ये समझ में नहीं आया कि वो आखिर वहां पर कैसे पहुंचा। उससे दूर वो दोनों शेरनियां दिख रही थी। वो दोनों शेरनियां अपने अपने शावकों को चाट रही थी। सिद्धार्थ यहां वहां पर देखने लगा कि उसे आखिर बचाया किसने था। तभी पीछे से आवाज आई, तुम यहां पर कैसे पहुंचे? सिद्धार्थ ने मुड़कर पीछे देखा और हैरान रह गया। वहां वीरानगढ़ में गौरी मोतीबाई को लेकर उनके घर पहुंची। मोतीबाई ने रोते हुए सरपंच काका को मोहन के गायब हो जाने के बारे में बताया। अपने बेटे को इस तरह भूतों के चपेट में आते हुए सुनकर सरपंच काका ने अपना धैर्य खो दिया और वो भी रोने लगे। गौरी ने दोनों को दिलासा देने की कोशिश की। गौरी ने कहा, आप लोग यूं हिम्मत हार जाएंगे तो फिर बाकी के गांव वालों का क्या होगा?
आप दोनों ही इस गांव के आधार स्तंभ हो। अगर आप दोनों ही हिम्मत हारने लगोगे तो जो मुसीबत इस गांव पर आन पड़ी है उससे गांव वालों को किस प्रकार हम बचाएंगे। गौरी का कहना सरपंच काका समझ गए थे, इसलिए उन्होंने अपने आप को संभालते हुए कहा, तुम सच कह रही हो गौरी बिटिया, लेकिन जब अपने पर गुजरती है ना तब सोचने समझने की ताकत ही खत्म हो जाती है। मोहन मेरा इकलौता बेटा है, उसने आज तक किसी का भी बुरा नहीं किया और ना ही सोचा है। उसकी मां के गुजर जाने के बाद अपने इस घर को कितनी अच्छे से संभाल लिया था उसने। आज पड़ोस में भी जब किसी को कुछ काम आ पड़ता है तब सबसे पहले दौड़कर वही जाता है। मोहन था, इसीलिए मैं जिंदा रहा, अब नहीं रहेगा तो। गौरी ने सरपंच काका को टोकते हुए कहा, मोहन सिर्फ गायब हुआ है काका, उसे कुछ भी नहीं होगा। आप उसके बारे में ऐसा वैसा मत सोचिए। सिद्धार्थ उसका पता लगाने के लिए हवेली गया हुआ है, वो जरूर कुछ ना कुछ ठोस जानकारी लेकर ही लौटेगा। हम सब इतने कष्टों को पार करके यहां तक पहुंचे हैं, आगे भी इन कष्टों को हम साथ मिलकर पार करेंगे। वहां पर गांव के कुछ लोग भी जमा हो गए थे और उन्होंने भी सरपंच काका और मोतीबाई दोनों को समझाया और शांत किया। तभी अचानक से गांव में कहीं से ढोल नगाड़े और शहनाइयों की आवाज आने लगी। मोतीबाई और गौरी तुरंत ही सतर्क हो गए। मोतीबाई ने कहा, ये तो उसी बारात की आवाज से। ये सुनकर सभी गांव वाले भी घबरा गए। कुछ ही पलों में सभी गांव वाले को वहां बारात दिखने लगी। वही घोड़ी पर अपने सर पर सेहरा बांधकर बैठा हुआ दूल्हा, उसके आगे नाचते हुए बाराती, शादी ब्याह के लोकगीत गाती हुई महिलाएं, ढोल नगाड़े और शहनाई बजाने वाले, और उनके चारों तरफ मशाले और जगमगाती हुई छोटी छोटी झूमर पकड़े हुए लोग। सभी उस बारात का हिस्सा थी। देखने में तो वहां शादी की बारात थी। बारात अक्सर हंसी खुशी का माहौल पैदा करती है, लेकिन इस बारात को देखकर एक डर का माहौल बन रहा था। उस बारात में सब कुछ होते हुए भी एक मनहूसियत थी। वो बारात गांव से होकर गुजरने लगी। उस बारात को देखकर लोग अपने अपने घरों की तरफ भागे और जोरों से चिल्लाने लगे, सभी अपने अपने घर चले जाओ, अपनी खिड़की और दरवाजे बंद कर दो। मोतीबाई ने इस बारात को देखते ही कहा, मारे छोरी को निकल गई जे मनहूस बारात, मैं अभी इनसे मारे बच्चे को वापस लेकर आती हूं। ये कहकर मोतीबाई उठने वाली थी कि गौरी ने तुरंत ही उन्हें वापस बिठा दिया। गौरी ने कहा, मैं आपको उनके पास नहीं जाने दूंगी। उस वक्त भी आपने इन पर अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके देख लिया था ना, आपने देखा था ना कि इन पर कोई असर नहीं होता। गौरी ने इतना कहा ही था कि अचानक सारी शहनाइयां और ढोल नगाड़े बजने बंद हो गए और एक आदमी कुछ कदम आगे आया और उसने कहा, हमारा दूल्हा उसकी दुल्हन के लिए बड़ी दूर से आया है, अब देर ना करो, जल्दी से दूल्हे को दुल्हन से मिला दो। गौरी और मोतीबाई हैरान होकर उस तरफ देख रहे थे। तब भी अचानक बारात में से एक स्त्री जोरों से हंसने लगी और उसने कहा, हम लड़के वालों को इतनी देर रुकने की आदत नहीं है। अगर जल्द से जल्द समधी समधन दुल्हन को लेकर यहां पर नहीं आए तो इसके आगे जो होगा उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। लड़के वाले हैं हम, वो भी ऊंचे खानदान से। ये सुनकर गौरी और मोतीबाई हैरान रह गई। गौरी ने मोतीबाई से पूछा, ये तो धमकी देने लगी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या ये अभी भी उसी समय में जी रहे हैं और उन्हें वही सब दिखाई दे रहा है, या ये हमारे साथ कोई मनहूस खेल खेल रहे हैं। मोतीबाई ने कहा, तू ठीक कह रहे से छोरी, मन्ने लागे से कि इनको पता ना से कि वे मर चुके से और इतने साल बाद भी अपनी दुल्हन को लेने के लिए बारात लेकर भटक रहे से। तब अचानक बारात में से दूसरी स्त्री ने कहा, हम अधिक देर तक प्रतीक्षा नहीं कर सकते, ये हम लड़के वालों का अपमान होगा और अगर हमारा अपमान हुआ तो आपको हम किसी भी लायक नहीं छोड़ेंगे समधी साहब। ये सुनकर सभी घबरा गए। उस तरफ जॉन विलियम्स छाया के ऊपर कुछ विधि करवा रहा था। कुछ विधि में उसने सबसे पहले छाया के शरीर के ऊपर से सारे कपड़े उतरवा दिए और उसे मनुष्य के खून से नहला दिया। फिर अचानक बीच में बने हुए पेंटाग्राम के अंदर से एक अजगर जैसा बड़ा सांप बाहर निकला और छाया के शरीर से जाकर लिपट गया। छाया उन सब मंत्रों और चल रही विधि के प्रभाव में सम्मोहन की स्थिति में पहुंच गई थी। वो सांप छाया के शरीर के ऊपर चढ़कर उसके मुंह के अंदर चला गया। दर्द के मारे छाया चिल्लाने लगी, लेकिन वो कुछ कर पाए ऐसी स्थिति में नहीं थी और कुछ ही पल में पूरा का पूरा सांप छाया के मुंह के अंदर चला गया। वो सांप छाया के मुंह से होता हुआ उसके भोजन वाली नली के अंदर जाकर
उसके गले से होता हुआ उसके पेट में चला गया। वो सांप जैसे ही छाया के पेट के अंदर चला गया, छाया को चक्कर जैसे आने लगे और छाया वहीं पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। तब अचानक छाया की आंखें खुली। छाया की आंखें अलग रंग की हो चुकी थी और छाया उठ खड़ी हुई। उसके हाव भाव बदले हुए थे और फिर छाया ने एकदम ही अलग आवाज में कुछ बड़बड़ाने लगी। अंत होगा, सबका अंत होगा। यह सुनकर सभी अनुयायी घुटने के बल बैठ गए और छाया के सामने झुककर सजदा करने लगे। जॉन विलियम्स भी अपने घुटनों के बल बैठ गया और उसने झुककर छाया का सजदा किया। आखिर वो सांप कौन था और इस अनुष्ठान द्वारा उसका आह्वान क्यों किया गया था? वो सब छाया के द्वारा किसके अंत की घोषणा कर रहा था? किसने बचाई थी सिद्धार्थ की जान? और दुल्हन के ना आने पर वो भूतिया बारात वीरानगढ़ पर कौन सी मुसीबत ढाने वाली थी? जानने के लिए सुनते रहिए वीरानगढ़, ओनली ऑन पॉकेट FM। अजगर जैसे सांप ने